नमस्कार, मैं श्वेता पंचोली। सब पे नजर, सबकी खबर दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। चलिए अब हम देखते हैं शहर की खास खबर। इंदौर सियागंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अनधिकृत रूप से दुकान खोलकर होलसेल व्यापार करने पर प्रशासन का छापा। एडीएम बीबीएस तोमर, एसडीएम शाश्वत शर्मा और अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव मौजूद। 3 दुकानें सील, कुछ दुकानदार भाग निकले। कोई लड़का है, कोई जोन तक आ जाए, तुम्हारी दुकान का नाम पता है। इंदौर सियागंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अनधिकृत रूप से दुकान खोलकर होलसेल व्यापार करने पर प्रशासन का छापा। एडीएम बीबीएस तोमर, एसडीएम शाश्वत शर्मा और अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव मौजूद। 3 दुकानें सील, कुछ दुकानदार भाग निकले। कलेक्टर महोदय को शिकायत प्राप्त हुई थी कि सियागंज में कुछ अनधिकृत व्यापारी भी अपना व्यवसाय चालू करे हुए हैं। उस पर से हमारी टीम, श्रृंगार श्रीवास्तव, नगर निगम एडिशनल कमिश्नर, हमारी फूड की टीम यहाँ आई। हमने देखा कि कुछ चल रहे थे और एकदम से बंद करके लोग भागे भी यहाँ से। 3 दुकानें हमने सील की हैं टोटल। अंबिका ट्रेडर्स, अशोक कुमार सेठी, सतनाम ट्रेडर्स। अंबिका ट्रेडर्स को किसी भी प्रकार की कहीं से कोई अनुमति नहीं थी और ये अपना रिटेल का व्यवसाय यहाँ करते पाए गए। इनको ना नगर निगम से अनुमति थी, न जिला प्रशासन से, या कहीं और से भी नहीं थी। जो अशोक कुमार सेठी था उसको नगर निगम से होलसेल की अनुमति थी कि यदि जो किराना स्टोर्स इन्होंने खोल रखे हैं उन पे माल कम होता है तो वो लेके यहाँ से जा सकते हैं। वो भी रिटेल का धंधा करते पकड़ाए गए। इसी प्रकार सतनाम ट्रेडर्स की भी यही सेम प्रक्रिया थी। इन तीनों के लाइसेंस अभी स्थगित किए गए हैं और एससीएन जारी करके दुकान सील कर दी गई। अब जानते हैं हम उज्जैन के हाल, तो आइए देखिए उज्जैन की ये खबर। उज्जैन के वेद विद्या प्रतिष्ठान में जब पूरा स्टाफ रोज कार्यालय आता रहा तो इनकी जांच क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? यहाँ के लापरवाह सचिव ने नौकरी से बाहर करने की धमकी दी थी। इसलिए कोरोना के खतरे के बीच जान जोखिम में डालकर कर्मचारी आते रहे। उज्जैन में चिंतामन रोड स्थित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में पूरा स्टाफ रोजाना कार्यालय में आकर काम करता रहा तो प्रशासन ने स्टाफ कर्मियों की जांच अब तक क्यों नहीं की? अभी तक यहाँ रह रहे छात्रों की ही जांच की जाने की जानकारी मिली है। इस जांच में ही 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं तथा शेष छात्रों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। प्रतिष्ठान के सचिव प्रो विरूपाक्ष की जिद के कारण ही यहाँ रह रहे छात्र समय रहते सुरक्षित अपने घर नहीं जा सके और अब एक एक कर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन यहाँ के स्टाफ की जांच क्यों नहीं कर रहा है, जबकि पूरा स्टाफ भी पिछले काफी समय से लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने घर से कार्यालय आता रहा व काम करता रहा। सचिव की इस बड़ी लापरवाही का नतीजा पहले ही छात्र भुगत रहे हैं। अब तक 14 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है और अन्य छात्र भी इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव न आ जाए। इधर स्टाफ भी अब परेशान है। उनकी जांच नहीं होने से वे भी टेंशन में है। स्टाफ ने कहा नहीं आते तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता। यहाँ के स्टाफ के कई लोगों ने अपना नाम उजागर नहीं करते हुए मीडिया को बताया कि सचिव प्रो उन पर कोरोना के खतरे के बीच भी रोज कार्यालय बुलाने का दबाव बनाते रहे और जिसने भी आने से मना किया उसे नौकरी से बाहर निकालने की धमकी दी गई। इसके चलते स्टाफ डर व खतरे के बावजूद आत रहा। अब इनकी जांच भी जरूरी है क्योंकि यह भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और अन्य लोगों को भी इससे संक्रमित कर सकते हैं। मेडिकल टीम ने स्टाफ की जांच को कहा था, सचिव ने मना किया। यह भी जानकारी मिली है छात्रों की जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम ने स्टाफ की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन सचिव ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि सब स्वस्थ व सुरक्षित है।
यह भी जानकारी मिली है कि प्रतिष्ठान व इसके अंदर आदर्श वेद विद्यालय को कंटेनमेंट एरिया बनाने के बावजूद यहां आवाजाही नहीं रुकी है। प्रशासन इसकी भी जांच करे। दैनिक ब्रह्मास्त्र की उज्जैन में प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ हुई। आर.डी. गाडी मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा सेपरेटर मशीन का पहली डोनर दीपा मोहन ने किया शुभारंभ। कोरोना वायरस संक्रमित गंभीर मरीजों का अब देश के अन्य 60 चिन्हित चिकित्सालयों की तरह आर.डी. गाडी मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया जाएगा। आर.डी. गाडी मेडिकल कॉलेज में आज प्लाज्मा थेरेपी के लिए लाई गई सेपरेटर मशीन का ब्लड बैंक में शुभारंभ किया गया। जैसे ही प्लाज्मा थेरेपी मशीन का शुभारंभ प्रथम डोनर सुश्री दीपा मोहन ने किया, ब्लड बैंक में मौजूद अधिकारी, डॉक्टर्स एवं मीडिया के लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। संभागायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के उपचार में आज उज्जैन जिले में एक नया आयाम जुड़ रहा है। प्लाज्मा थेरेपी उपचार ऐसे में गंभीर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिया जाएगा जो ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस उपचार के लिए अधिक से अधिक प्लाज्मा डोनेट करने की आवश्यकता है। प्लाज्मा डोनेशन रक्तदान जैसा ही है। प्लाज्मा डोनेट वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कोरोना से गंभीर संक्रमित थे और स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि जिले में अभी तक 46 ऐसे मरीज चिन्हित कर लिए गए हैं जो गंभीर रूप से बीमार थे और ठीक होकर अपने घर गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन एक प्रकार से रक्तदान ही है जिससे कि अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई सकेंगी। प्लाज्मा डोनेट करने से घबराए नहीं, 4 घंटे में फिर से शरीर में बन जाता है। आर.डी. गाडी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आशीष पाठक ने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आर.डी. गाडी मेडिकल कॉलेज प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सेंटर घोषित किया गया है। देश में इस तरह के कोई सब केंद्र है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की जा रही ये हमारे उज्जैन के लिए एक नई शुरुआत है और गौरव की बात भी है कि ये 61वां केंद्र है जो बताया जा रहा है ICMR की तरफ से, जहाँ प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त दी गई है। और अब जो है आप सबसे यही हम कहना चाहते हैं कि लोगों को आपके माध्यम से ये खबर मिले कि प्लाज्मा डोनेशन भी एक तरह से ब्लड डोनेशन ही है। लोग उसको निश्चिंत होकर दे सकते हैं, केवल उसकी 2 शर्तें हैं। प्लाज्मा डोनेट वही करेगा जो स्वयं जिसको कोविड की बीमारी हुई हो और उसने कोविड की बीमारी से लड़ते हुए थोड़ी मुश्किल हालात भी है, ऑक्सीजन वगैरह का सपोर्ट लिया। तो ऐसा पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं प्लाज्मा के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी, ये इसकी टेक्निक है। और जैसा अभी डॉक्टर आशीष पाठक ने भी आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति ठीक हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से जो है उसको प्लाज्मा लेंगे, प्लाज्मा ब्लड से अलग किया जाएगा और फिर ये डोनर से जो है वो फिर रिसीवर को दिया जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ों की उसकी जांच होती है कि वो उसको सूट कर रहा है कि नहीं, तो सूट करने के ऊपर भी रहता है, फिर उसके बाद प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। लेकिन ये तकनीकी जो है वो रिस्क लेस, ये बात इन्होंने बताया है कि इसमें प्लाज्मा मतलब देने में भी कोई दिक्कत नहीं है और उसको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, कल मेरी बात हो रही थी तो डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि जो कई जगहों पे प्लाज्मा थेरेपी हुई है उनके जो अनुभव हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं गंभीर, उनके इलाज के लिए इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। सर लगभग कितना मरीज़ है जिनको चिन्हित किया गया है प्लाज्मा डोनेट के लिए और आगे और कितना आने की उम्मीद है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऐसी बीमारी से लड़ के ठीक हुए हों और 15 दिन हो चुके हों वो संख्या हमारे पास आएगी। तो आज की तारीख में ऐसी संख्या 46 है, 46, लेकिन ये संख्या और आगे बढ़ेगी। और इसमें ये हमारे उज्जैन के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बड़नगर के या महेशपुर के बाहर गए थे, इंदौर गए थे, बाहर से ठीक हो करके आए हैं। तो यदि वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उनको भी हम उसमें शामिल कर सकेंगे। थैंक यू।
वार्ड नंबर 39 से लगातार 15-20 वर्षों से पार्षद हैं और इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान आज हमारे क्षेत्रवासियों को लगातार 56 दिन से हम सूखा राशन और भोजन प्रसादी लगातार वितरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास मान पूर्णा का आशीर्वाद हम पे लगातार बना है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि कोई लोग भूखा न सोए, साथ ही साथ कोई भूखा न रहे, यही हमारा प्रयास है। और इस लॉकडाउन के दौरान खत्म होने के बाद हमारा ये प्रयास रहेगा। हम वार्ड नंबर 39 की जनता से अनुरोध करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और साथ ही साथ इस महामारी का ये तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी जब तक इसका मुकाबला हमको करना लगातार करते रहना है और अपने समझदारी का परिचय देना है। आज अवंतिका ब्रह्मास्त्र परिवार की ये मुहिम सराहनीय है, हम उनका स्वागत करते हैं। बिल के लिए चूंकि हम लोग सतत रूप से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को बिल भी हम जनरेट कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए दो चीज़ें भी कर रहे हैं। उसमें एक तो डोर टू डोर कलेक्शन, जिस तरीके से नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन या सब्जी कलेक्शन हो रहा है, उसी तरीके से हम लोग हमारे सभी जोन में गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की है। लगभग 120 गाड़ियाँ हैं। ये पहले दिन अपने उस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे, लोगों के घरों पर बिल बांटेंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कि वो 2 या 3 दिवस में जो अंतिम तिथि से पूर्व अपने पास पैसे का अरेंजमेंट कर लें और फिर उसके बाद हमारी टीम उनके पास जाएगी और पीओएस के माध्यम से उनको हम लोग बिल की राशि लोगों के घरों से लेंगे, जो देने लायक स्थिति में होगा उनसे लेकर हम लोग जमा करेंगे। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन प्रोसीजर हैं जिसके माध्यम से कि हम लोग 1% की छूट भी देते हैं, जो ऑटोमेटिक बिजली बिल वसूली। इंदौर में अब नगर निगम की तरह ही बिजली कंपनी ने बिलों की वसूली के लिए विशेष योजना बना ली है। अब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 120 गाड़ियों से बिजली बिलों की वसूली की जाने वाली है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी लंबे समय से बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल सही समय पर नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके कारण आपूर्ति में आगे जाकर परेशानी हो सकती है, जिसका विकल्प ढूंढते हुए विद्युत वितरण कंपनी ने सभी जनों पर 120 गाड़ियां चलाने का फैसला किया है। यह गाड़ियां सभी दोनों में बारी बारी से घूमेगी और अनाउंसमेंट करेगी। साथ ही 2 या 3 दिनों में बिजली उपभोक्ता इन गाड़ियों के माध्यम से अपना बिजली बिल भी जमा कर सकेंगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर ने बताया, बिजली कंपनी लगातार आपूर्ति पर ध्यान दे रही है और शहर में पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अब बात आती है राजस्व की, तो बिजली कंपनी ने इसके लिए भी कुछ योजनाएं बनाए हैं, जिसके माध्यम से उपभोक्ता आसानी से अपना बिजली बिल समय पर जमा कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें 1% की रियायत भी दी जाएगी। हालांकि जिस तरह से यह पेशकश घर घर बिजली बिल वसूली की गई है, इसका फायदा कंपनी को आगे जाकर होने का अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस जैसी महामारी से देश जूझ रहा है, इस दौरान बिजली जोन पर अत्यधिक भीड़ नहीं होगी। घर घर से होगी बिजली बिलों की वसूली। ऐप पर देखकर ग्राहकों से राशि ली जा रही सकेगी। मोबाइल फोन से तत्काल ही रसीद भी देंगे। कोरोना से बचाव के लिए अब घर घर जाकर नागरिकों को जागरूक करेगी एनजीओ की टीम। इंदौर नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा कल शाम नेहरू स्टेडियम में एनजीओ की टीम को कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों को जागरूक करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। आयुक्त श्रीमती पाल द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि आप लोग नागरिकों के बीच जाकर उन्हें बताएं कि कोरोना से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। मास्क लगाया जाना है क्यों आवश्यक है, हाथों को बार बार धोना या सैनिटाइज करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना से बचाव में क्या महत्व है। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताएं, निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा गाड़ियां जो कचरा संग्रहण के बाद कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर जब जाती है तो उनका प्रत्येक बार सैनिटाइज किया जाता है। गाड़ी में जो थर्ड बिन होती है उसका महत्व बताएं, उसके बारे में बताएं तथा मास्क ग्लव्स का जो वेस्टेज निकलता है उसे थर्ड बिन में डालें, जिससे कि अन्य लोग संक्रमित होने से बच सके। आगामी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे लॉकडाउन खोला जाएगा वैसे वैसे बाजारों में भीड़ बढ़ेगी। उस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उक्त अवसर लॉकडाउन चल रहा है, रजनीश कसेरा समस्त बोला तो हमारा 30 तारीख तक है और 30 तारीख के बाद जब लॉकडाउन 1 तारीख से कई सारी पार्शियल एक्टिविटीज शुरू होंगी शहर में, तो कई सारे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, कई सारे स्थलों पे आना जाना बढ़ेगा। तो ये जो हमारे पास महत्वपूर्ण 8 दिन और 10 दिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख,
यानी जो ये 20 दिन है वो हमारे लिए सबसे क्रूशियल है। इन 20 दिनों में अगर हमने लोगों को ये बता दिया कि हमें 20 दिनों में कोरोना से पहले, कोरोना के बाद, कोरोना के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें कौन सी चीजें याद रखनी है, कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये 20 दिन में हमारी टीम की एफिशिएंसी, हमारा जो 10 जून के बाद आने वाला कोरोना का ग्राफ है, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं, उसका ये हमारे 20 दिन की मेहनत बताएगी। और ये मेहनत जो आपकी इन 20 दिनों की होगी वो कितने पेशेंट्स को बचाएगी, ये हम आगे 20 दिन बाद डिसाइड कर पाएंगे। देखिए, जो 3 चीजें हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही सरल है और हर कोई जानता है। लेकिन जब चीजें लंबी खिंचती हैं तो लोगों को लगने लगता है कि अब ये हम रोज नहीं कर सकते, होना है तो हो जाए कोरोना। एक टाइम ये आता है कि लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी कि इतनी कितने पेशेंट्स इंदौर शहर में और बढ़ चुके हैं और आखिर क्या वजह है सर इंदौर में लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है? कल कुल 926 सैंपल्स रात तक लगाए गए थे, जिनमें से 841 नेगेटिव और 83 पॉजिटिव आए थे। उन्हें मिलाकर टोटल 2933 अपने पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं या निकलते जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारा सर्वे सघन सर्वे हम लोग कर रहे हैं। एक एक घर में जाकर लोगों को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ संक्रमण है अथवा उनको कोई लक्षण है। जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जो भी हमारे पेशेंट्स रहते हैं, जो पुराने पेशेंट्स रहते हैं, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी ऐसे इस तरह के संक्रमण में पता करने का कि संक्रमण की क्या स्थिति है किसी क्षेत्र में। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हम किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बाद उसके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को उनको लगातार हम ट्रेस करते जा रहे हैं। और इसके बाद ऐसे क्षेत्रों में भी जो बफर जोन के बाद का क्षेत्र है वहाँ भी हमने लोगों की टेस्टिंग की है और वहाँ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र नए क्षेत्र में भी निकल कर आए हैं जो कि हमें पॉजिटिव मिले हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र की बात की जाए सर तो लगातार जो है वो नई जगहों से पेशेंट मिल रहे हैं, तो आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण है ये तो नंबर्स ऑफ कंटेनमेंट? हाँ, नंबर का जहाँ तक सवाल है तो कंटेनमेंट क्षेत्र को हमने मर्ज किया है। कई जो बड़े छोटे छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र थे, पास के कंटेनमेंट क्षेत्र की हमने बाउंड्री को मिला दिया है और अब उनको एक साथ कर दिया है। तो कुल मिला के 42 कंटेनमेंट क्षेत्र इस समय हमारे शहर में है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि नए कंटेनमेंट क्षेत्र जो निकल रहे हैं, तो अभी कुछ 2-3 ऐसे क्षेत्र नए उभर कर आए हैं जहाँ पर हमारे नए केसेस अभी काफ़ी मात्रा में निकले हैं। सर कौन से इलाके हैं? नेहरू नगर, मल्हारगंज और पाटनीपुरा वाला जो क्षेत्र है, मालवा मिल के आसपास का क्षेत्र जो है, वहाँ पर काफ़ी केसेस अभी हैं। नेहरू नगर जो है वो गढ़ बन गया है कोरोना का, वहाँ बड़ी तादाद में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। क्या चुनौती मानते हैं बड़ी? कल भी मैंने इस विषय पर बात की थी आप लोगों से कि लॉकडाउन के समय जिस तरह से संयमित लोगों को रहना चाहिए था, ये पाया गया है कि वहाँ पर लोगों ने उतने स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन में अपने आप को संयमित नहीं किया था और वो बाहर घूमते रहे, आसपास घूमते रहे। और ऐसे लोग जो वहाँ प्राइमरी कांटेक्ट थे, जिन्हें पूरी संभावना थी कि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हो सकते थे, वो व्यक्ति इधर उधर घूम के उन्होंने दूसरों को भी संक्रमण फैलाया। बावजूद इसके अन्य लोग जब जानते थे कि ये संक्रमित हो सकते हैं तो उन्होंने अपने आप को कंटेन नहीं किया और वो लोग दूसरों के संपर्क में आते रहे। प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब इनमें सख्ती बढ़ने के कारण अब निश्चित तौर पे हमने उस एरिया को पूरी तरह से कंटेन कर दिया है। सर 50% ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा है कि वो किस वजह से संक्रमित हुए हैं। ये एक चुनौती है। जैसा मैंने अभी बोला आपको कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हम करते हैं तो ये पाते हैं कि व्यक्ति का प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन है। जो ये बोल रहा है कि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जो संक्रमित था, मेरे से एक व्यक्ति ए मिला, वो बी से मिला तो बी संक्रमित हो गया। अब बी मुझसे जब सी मिला तो सी चूँकि मुझसे डायरेक्ट नहीं मिला है मगर वो बी के कांटेक्ट में आया और संक्रमित हो गया, तो उसको ये लगता है कि वो तो मुझसे मिला नहीं तो कैसे संक्रमित हो गया, परंतु बी से तो मिला था वो।
तो इसीलिए हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है वो ए और बी को ढूंढना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और हम लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं। अधिक मात्रा में हम लोग सैंपल ले रहे हैं। सैंपल की तुलना में जो अभी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिविटी रेट हमारी अच्छी रेट चल रही है और इसमें पब्लिक को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढील दी गई है लॉकडाउन 4 में क्योंकि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। क्या आपको लग रहा है कि ये स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती खड़ा करेगा? निश्चित तौर पे ये चुनौती रहेगी और मेरा बार बार ये अनुरोध है कि कृपया आंकड़ों पे न जाएं। ये एक संख्या है, अगर हम सैंपल लोगों की ज़्यादा करेंगे तो चूँकि ये वायरस सभी लोगों में फैल सकता है और इसकी संख्या से कोई महत्व नहीं है। हमें सिर्फ ये लोगों से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि जो पर्सनल डिस्टेंसिंग होती है इसे बनाकर रखें, ये एक अपनी आदत में डाल लें और अब ये मान के चलें कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना होगा और लाइफ स्टाइल को कोरोना पूर्व और कोरोना के साथ ऐसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा। अभी तक हम जो ज़िंदगी जी रहे थे वो एक अलग भाग था, अब आगे की जो ज़िंदगी हम जिएंगे उसे सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ में और पर्सनल हाइजीन के साथ में इस तरह से कुछ सावधानियां बरतते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम कोरोना के साथ में रह पाएंगे। एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कोरोना में अंडे खाओ तो प्रोटीन मिलता है, ये स्वास्थ्य विभाग कितना इससे? देखिए, मैं किसी विशेष खाद्य पदार्थ पे तो जोर नहीं दूंगा, लेकिन ये बात तय है कि आप अच्छा पौष्टिक भोजन लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें तात्कालिक लाभ के लिए नहीं होती हैं, ये दूरगामी लाभ के लिए होती हैं और हमेशा ही आपको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किसी विशेष चीज़ के लिए मैं कभी जोर नहीं देता। आज इंदौर के लिए बहुत ही गौरवशाली पल, कोरोना पॉजिटिव महिला ने एमटीएच अस्पताल में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। पिछले दिनों कमिश्नर आकाश त्रिपाठी जी जब एमटीएच अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि प्रसूता के देखरेख में कोई लापरवाही ना हो। गर्भवती महिला को विशेष निगरानी में रखा गया था। डॉक्टर सुमित शुक्ला और डॉक्टर अनुपमा दवे की टीम ने डिलीवरी करवाई। दाऊदी बोहरा ने आज सैफी नगर में ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा की। मस्जिद सैफी नगर में इस बार रमजान माह में कोई नमाज अदा नहीं की गई, साथ ही ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की गई। सैयद नासाब ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर सरकार के आदेश का पालन करते हुए समाज के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जिससे कि नमाज सही हो। इसको लेकर जैसे मस्जिद में नमाज अदा इमाम कराता है उसी तरह घर के एक मेंबर को इमामत से नवाज दिया। ऐसे विश्व में 75,000 को इमामत दी। आज इंदौर के लिए विश्व में बोहरा समाज की ईद की नमाज घरों पर ही हुई। ऐसे ही डॉक्टर कुतुबुद्दीन चाहावाला ने ईद की नमाज अदा करवाई और कहा कि हमारे मुंह के दूरदर्शिता और वतन परस्ती के चलते यह सब मुमकिन हुआ। दाऊदी बोहरा ने आज सैफी नगर में ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा की। मस्जिद सैफी नगर में इस बार रमजान माह में कोई नमाज अदा नहीं की गई, साथ ही ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की गई। सैयद नासाब ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर सरकार के आदेश का पालन करते हुए समाज के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जिससे कि नमाज सही हो। इसको लेकर जैसे मस्जिद में नमाज अदा इमाम कराता है उसी तरह घर के एक मेंबर को इमामत से नवाज दिया। ऐसे विश्व में 75,000 को इमामत दी। आज इंदौर के लिए विश्व में बोहरा समाज की ईद की नमाज घरों पर ही हुई। ऐसे ही डॉक्टर कुतुबुद्दीन चाहावाला ने ईद की नमाज अदा करवाई और कहा कि हमारे मुंह के दूरदर्शिता और वतन परस्ती के चलते यह सब मुमकिन हुआ। किस तरह से रमजान में नमाज पढ़ी और रमज़ान को फॉलो किया और ईद की नमाज कैसे अदा की? दाऊदी बोहरा समाज का आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है। मैं सबसे पहले तो हमारे सैयदना साहब की ओर से, आमिर साहब की ओर से सबको दिली मुबारकबाद, ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस समय हमने पूरे रमज़ान इबादत जो है घरों में करी। सैयदना साहब के फरमान मुताबिक, शहर के कानून मुताबिक हमने लॉकडाउन का पालन करते हुए सबने इस बार ईद घरों में मनाई। ईद नमाज से घरों में हो रही और ईद का त्यौहार भी हमने घरों में ही मनाया। एक दूसरे को मुबारकबाद भी फ़ोन से दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद भी। आमिर साहब को भी सब लोग फ़ोन से मुबारकबाद दे रहे हैं। ये समय जो कोरोना का था, सभी लोगों ने इस बार नमाजों में यही दुआ करी कि खुदा इस बीमारी से जल्द निजात दिलाए। जिन लोगों को कोरोना हुआ है खुदा उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और उनके घरों में सबकी हिफाजत करे और जल्द से जल्द ये बीमारी दुनिया से ख़त्म हो, देश से ख़त्म हो, प्रदेश से ख़त्म हो, शहर से ख़त्म हो और अमन और चैन कायम हो। इस मुबारक मौके पर
हम यही दुआ करते हैं कि खुदा सबको हिफाजत में रखे, अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और ईद का त्यौहार हंसी खुशी सब मनाएं। आमीन। मजहर हुसैन शेरजीवाला, दाऊदी बोरा समाज, मीडिया प्रभारी, इंदौर। जैसा हमें फरमाया गया था सैयदना साहब ने कि घर में रह के ही हमको पूरा रमज़ान की इबादत करनी है, हमने वही तरीका पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी और घर में ही करीबन 75,000 लोगों ने अपने घर में इमामत से नमाज अदा की। आपका नाम बताएं। डॉक्टर कुतुबुद्दीन चाहवाला। जयराम जी की मालवी बोली में एक कोविड गीत प्रस्तुत है। लॉकडाउन लगी रियो कितरा दिन से, कोविड को कोहराम मची रियो कितरा दिन से। लॉकडाउन लगी रियो कितरा दिन से, कोविड को कोहराम मची रियो कितरा दिन से। दंड फंद करेगो और कितनो कबद करेगो, दंड फंद करेगो और कितरो कबद करेगो। असा कसा चलेगो जीवन, कोविड कद लग झेर झरेगो। असा कसा चलेगी दुनिया, कोविड कद लग झेर झरेगो। 2 महीना से ज्यादा हुई गया बैठ्या घर में, 2 महीने से ज्यादा हुई गया बैठ्या घर में। उम्फान सरी को तूफान उठी रियो जीवड़ा अंदर में। हवा मंद है कितरा दिन से, बाजार बंद है कितरा दिन से। हवा मंद है कितरा दिन से, बाजार बंद है कितरा दिन से। असा कसा चलेगो जीवन, कोविड कदलग कबद करेगो। गली गली अब सूनी हुईगी, नगर नगर सन्नाटो। गली गली अब सूनी हुईगी, नगर नगर सन्नाटो। खाता खाता खुटियो भैया गाँव का डब्बा को आटो। खाता खाता खुट गयो भैया गाँव का डब्बा को आटो। गरन पड़ेगो और कितरो, छाती पे कदलग मूंग दलेगो। गरन पड़ेगो और कितरो, छाती पे कदलग मूंग दलेगो। असा कसा चलेगो जीवन, असा कसा चलेगी दुनिया, कोविड कब तक जेर झरेगो। यो कोविड कब तक जेर झरेगो। मैं श्वेता पंचोली आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। मैं जल्द ही लौटूंगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।